हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज देख रहे हैं कि अनुसूची यानी हम लोग किस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अनुसूची यानी अनुसूची जो है यह कहां से लिया गया है। इसमें जो 3 प्रकार की अनुसूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ और राज्य सूची किस देश से लिया गया है, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। स्टार्ट में संविधान निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है। एक एक अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे कि किस अनुसूची में शपथ के बारे में जिक्र किया गया है, किस अनुसूची में दल बदल का बात किया गया है। दल बदल जो घटना हुआ यह किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ, कब हुआ। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा या किस अनुसूची में उसका जिक्र है। एक एक क्वेश्चन पर नगर पालिका, जो नगर पालिका होता है, नगर परिषद, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो एक एक चीज, एक एक पहलू पूरा 1 से लेकर 12 अनुसूची तक हम आज इस वीडियो में खत्म करेंगे आप लोग के समक्ष। ठीक, आप इस वीडियो में बिना स्किप किए लगातार नोट डाउन करते जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बाबू आज अनुसूची। देखिए, संविधान निर्माण के समय, संविधान निर्माण के समय कुल 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। कितने बाबू? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में बात करें 12 अनुसूची है। यानी कहने का मतलब है कि संविधान निर्माण के समय कितना अनुसूची? 8। वर्तमान में अगर बात करें तो 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितना बाबू? वर्तमान में 12 अनुसूची है। अब एक एक पर डिस्कस करेंगे कि हम पहला अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है, दूसरा अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है, और तीसरा में, यानी 1 बाय 1 करके उसके अंदर क्या है सारा के सारा जिक्र करते जाएंगे। ठीक है, यानी 7वां अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। 7वां अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। आइए पहले प्रथम अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है बाबू? प्रथम अनुसूची में क्या है कि भारत एक राज्यों का संघ है। इसमें क्या बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। बाबू, भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत एक राष्ट्र कहीं पर नहीं दिखा सकते हो कि भारत एक राष्ट्र है लिखा हुआ। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों राज्यों कहें तो कितना? 28 और संघ राज्य क्षेत्र, संघ शासित या केंद्र शासित कहते हो जिसको, संघ शासित की संख्या कितनी है बाबू? 8। तो भारत जो है, भारत राज्यों और संघ शासित राज्यों का एक समूह है। क्या बाबू? एक समूह है। और समूह कहने का मतलब है बाबू एक क्या है? संगठन है। यानी उसका क्या है? एक रूप है। राष्ट्र उसे कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? राष्ट्र उसे कहते हैं जो उसका खुद का पर्सनल था, कहीं किसी से मिलाया नहीं गया है, उसको राष्ट्र कहते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे वो किसी से लिया नहीं है। हमारा सिक्किम कोई और का पार्ट था, जम्मू कश्मीर कोई और का पार्ट था, हम लोग खुद इसको भारत में मिलाए हैं। हैदराबाद कह रहा था कि हम नहीं रहेंगे, लाठीचार्ज के द्वारा उसको भारत में मिलाया गया। अलीगढ़ जनमत संग्रह के आधार पर भारत में अलीगढ़। ये सब भाई साहब क्वेश्चन है जो सुन रहे हैं ना अभी आप, इसको कीप इन योर माइंड। हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कि अलीगढ़ को भारत में किस आधार पर मिलाया गया था? तो जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर। अच्छा सर, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। तो ये सब करके भारत को एक राज्यों का संघ बनाया गया और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ बनाया गया। इसलिए कहा गया कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक राज्यों का संघ है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? आइए, कह रहे हैं कि प्रथम अनुसूची में किसका जिक्र है बाबू? तो भारत राज्यों यानी 28 राज्यों और संघ शासित यानी 8 जो संघ शासित प्रदेश है ना, जिसको दोस्त आप लोग केंद्र शासित भी कहते हो। ठीक है, उससे कोई गड़बड़ाने की बात नहीं है। संघ शासित कहो, केंद्र शासित प्रदेश कहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा जी, राज्यों का एक समूह है। किसमें बात की गई है? तो प्रथम अनुसूची में। किसमें बाबू?
प्रथम अनुसूची में। टोटल अनुसूची की संख्या 12, कुल अनुसूची की संख्या 12। प्रथम में किस चीज के बारे में? तो भारत जो है एक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, यानी राज्यों का समूह है। कोई दिक्कत है? अब देखिए दूसरा अनुसूची में बात करें कि द्वितीय अनुसूची में क्या है बाबू? द्वितीय अनुसूची में क्या है? देखिए द्वितीय अनुसूची में तो इसमें क्या है कि जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं वो क्या करते हैं द्वितीय में? उनके वेतन और भत्ते के बारे में। यानी द्वितीय अनुसूची में क्या किया गया है कि इसमें भारत के इसमें राज्य व्यवस्था के सभी पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ता, वेतन भत्ता नहीं मिलता है तो भत्ता का प्रावधान ठीक है किया गया है। वेतन एवं भत्ता हो गया, ये वेतन एवं भत्ता ठीक है का प्रावधान किया गया है। और क्या सर? जैसे देखिए जैसे राष्ट्रपति, जैसे में बात करें दोस्त, अगर आप लोग सोचिएगा कि राज्य व्यवस्था के कहने का मतलब सर तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ठीक है, उपराष्ट्रपति इसमें देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री ठीक इत्यादि, और भी जितना भी है मंत्री, सारा जो शपथ लेते हैं ना दोस्त, ये कुल व्यक्तियों जो शपथ कर रहे हैं, जितना भी राजनीतिक पार्टी है, ये सब जितने भी लोग हैं, इन सब का वेतन और भत्ता के बारे में किसके बारे में जिक्र किया गया? कौन सा अनुसूची में? तो अनुसूची द्वितीय में, यानी द्वितीय अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। कौन सी अनुसूची बाबू? द्वितीय अनुसूची में जिक्र किया गया है। आइए अब तृतीय अनुसूची की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? कौन से? तृतीय में। प्रथम में बताओ, प्रथम में किस चीज का? तो भारत एक राज्यों का संघ है। और द्वितीय में वेतन और भत्ता, यानी राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ता के बारे में जिक्र किया गया है। और तृतीय अब पढ़ाएंगे, ठीक? नोट डाउन करो। चलिए देखिए तृतीय अनुसूची की अब बात करते हैं। कौन अनुसूची? तृतीय अनुसूची। अब तृतीय अनुसूची में बाबू क्या है? इसमें देखो बहुत आसान है। तृतीय अनुसूची क्या है? बहुत आसान है। इसमें क्या है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ, और कौन सर? तो पदाधिकारियों में कौन हो जाएगा? जितने भी मंत्री है ना बाबू, जितने भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी मंत्री हैं सब, हाँ, राज्य व्यवस्था के जितने भी मंत्री हैं सभी आ जाएंगे। और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण का उल्लेख है कि अगर कोई भी मंत्री राज्य व्यवस्था के तहत, ठीक, कोई भी मंत्री हो गया, उच्चतम या उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हो गया, अगर वो अपना पद ग्रहण करता है तो क्या करेगा? शपथ लेगा। क्या लेगा बाबू? शपथ लेगा। तो शपथ के बारे में जिक्र किस अनुच्छेद में? अनुसूची में? तो तृतीय अनुसूची में। किस अनुसूची में बाबू? तृतीय अनुसूची में। कोई दिक्कत है? तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है दोस्त? तो शपथ यानी 1 2 3 अक्षर से बना है ना। शपथ कितने अक्षर से? 1 2 3, यानी शपथ 3 अक्षर। तो तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख है? शपथ ग्रहण का। शपथ, ठीक है, याद हो जाएगा ना? आराम से याद कर लीजिएगा कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण का उल्लेख है, ठीक। अच्छा सर, चतुर्थ अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची की बात करें
कि चौथी अनुसूची के बारे में बात करें कि इसमें क्या है बाबू, चौथी अनुसूची में 23 में क्या है बाबू, 23 में राज्यसभा में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्यों राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्यों का सीटों का बंटवारा नहीं, या सीटों का वितरण कह सकते हैं, सीटों का वितरण या आवंटन वितरण, कि किस राज्य में राज्यसभा का कितना सीट होना चाहिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के कितना सीट होना चाहिए, वो किस में उल्लेख है बाबू, तो चौथी अनुसूची में। किसमें, चौथी अनुसूची में। यानी राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों या संघ राज्यों का सीटों का वितरण का उल्लेख किसमें है बाबू, तो चौथी अनुसूची में। किसमें, चौथी अनुसूची में। चलिए दोस्त, अब पांचवी अनुसूची, कौन सा, पांचवी अनुसूची, इसमें किसका जिक्र है बाबू, पांचवी अनुसूची में, तो इसमें विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित देखिए इसमें विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है, का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है, ठीक। यानी इसमें कहने का मतलब सर, तो इसमें विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है कि उसका किस टाइप के उसका नियंत्रण करना चाहिए, उस पर काबू कैसे पाना चाहिए, उसका कैसे सर्व करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए। और सर प्रशासन के बारे में है कि उसको प्रशासन की क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, प्रशासनिक क्या क्या सुविधाएं देना चाहिए। नहीं होता है कि एससी एसटी का अलग थाना है, एससी एसटी का अलग प्रावधान है, थाना है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, उसका प्रशासन भी थोड़ा सा हटके है, उसका स्पेशल प्रशासन की व्यवस्था की गई है। किसमें, तो अनुसूची, पांचवी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में बाबू, पांचवी अनुसूची में। इसमें एससी एसटी के अलग प्रावधान है, यानी इसके प्रशासन और नियंत्रण की जिम्मेवारी अलग है। समझ में आ गया ना, स्पेशल है, ठीक। तो पांचवी अनुसूची में। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं छठी अनुसूची की ओर। किसमें, छठी अनुसूची में, कि छठी अनुसूची में सर क्या है, तो देखिएगा ध्यान से। छठी अनुसूची जो है ना बाबू, छठी अनुसूची में केवल 4 राज्य, छठी अनुसूची में क्या है कि केवल इसमें पूर्वोत्तर भारत के, कौन भारत के, पूर्वोत्तर भारत के आप पूर्वोत्तर भारत का है तो 7 सिस्टर की एरिया के, किधर के, 7 सिस्टर के एरिया के, यानी आसाम जो हो गया ना, इसमें कौन कौन, तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों कहें तो असम, कौन सा, असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख नहीं बाबू,
यानी अगर इसमें स्पेशली बात किया जाए ना, ध्यान से देखना दोस्त, अगर इसमें स्पेशली बात किया जाए तो छठी अनुसूची में यह एसएससी कई बार पेपर में पूछ चुका है। ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन कैसे पूछा है एसएससी, अपना माइंड में खोल कर रखना है। एक चीज ध्यान से देखो, सब पूछा है कहा कि निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर भारत में छठी अनुसूची के तहत कौन से राज्य आते हैं? कौन से राज्य? अब समझ में आया क्या ना कि क्वेश्चन कैसे पूछा है कि छठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं आते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एसएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना कि हमेशा आए दिन पेपर में पूछता है कि पूर्वोत्तर भारत के कौन से 4 राज्य है सर? तो असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा। ये 4 राज्यों के प्रशासन यानी प्रशासन के उल्लेख है किसमें, किस अनुसूची में बाबू? तो छठी अनुसूची में। कौन सी? छठी अनुसूची में। अब 7वीं अनुसूची में क्या है बाबू? ये लिख ली है, 5वां लिख ली हो नहीं? चलो इसको नोट डाउन करो तो तुरंत, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची में आइए, 7वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, इसमें किसका उल्लेख है बाबू 7वीं अनुसूची में? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच, राज्यों का है तो बाबू इसमें संघ शासित और ऐसे जो राज्य आते हैं दोनों आ जाएंगे। ठीक है, संघ शासित प्रदेश और राज्य दोनों आ जाएंगे, यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। अब सर अधिकतर लड़का तो रट लेता है लेकिन समझ में नहीं आता है ना कि शक्तियों का बंटवारा का अर्थ क्या होता है। शक्तियों का बंटवारा का अर्थ क्या होता है? देखिए शक्तियों का बंटवारा का ये अर्थ हुआ कि केंद्र क्या कर सकता है, राज्य क्या कर सकता है। यानी केंद्र के पास क्या करने के लिए ताकत है, पावर है, और राज्य को क्या करने के लिए पावर है, अपना अपना अलग अलग पावर होता है, अपना अपना अलग अलग शक्ति होता है। खुद कहते तो ये चीज है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। समझ में आ गया ना? जैसे बाप और बेटा के बीच, तो पिता क्या कर सकते हैं और बेटा क्या नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी दोनों के बीच शक्तियों के बंटवारा। अगर कोई डिसीजन लेना होगा घर के बारे में तो उसके पापा डिसीजन लेंगे कि बेटे डिसीजन ले लेगा। पापा मरियन सांझ के जूता से साला तू काहे कैसे कर दिला रे। बात समझ में आ रहा है ना? उसको मारने लगेंगे कि तू डिसीजन काहे ले ले हमारा रहते। यानी कहने का मतलब कि पापा और बेटा में सिमिलरली होता है केंद्र और राज्य में, कि केंद्र क्या कर सकता है उसका अलग पावर है बाबू, कि हाँ इस क्षेत्र में वो कर सकता है। राज्य का क्षेत्र बांटा गया है कि आप इस क्षेत्र में अपना कानून बना सकते हैं, आपका पावर है, इसमें कुछ भी इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अच्छा सर, एक होता है समवर्ती सूची। कौन सा सूची? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कोई कानून बनाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। उसी को समवर्ती सूची। एक होता है अशिष्ट शक्ति। कौन शक्ति? अशिष्ट शक्ति। वो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248। अब अशिष्ट शक्ति क्या है समझ में आ रहा है दोस्त? राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, 3 गो सूची आप जानते होंगे, लेकिन अशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित है? तो केंद्र के पास निहित है। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? देखियो इसके तहत 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। इसके तहत इसके अनुसार, इनके अनुसार, किसके अनुसार बाबू? तो 7वीं अनुसूची के अनुसार 3 प्रकार के सूची का उल्लेख है। सूची का उल्लेख है। अब कौन कौन सर? तो पहला है संघ सूची। कौन है बाबू? संघ सूची। अब देखो सब एक एक पॉइंट इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि संघ सूची क्या होता है। देखिए संघ सूची बाबू वैसा सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो, वह कौन सा होता है? संघ सूची। यानी इसमें
केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है, अपना या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है। यानी संघ सूची में किसका हो, संघ सूची में, तो इसमें केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, इसमें राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे सर, जैसे बताओ, जैसे में और चीज बता रहे हैं, और एक और चीज, इसमें केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। अच्छा और क्या सर, तो इसमें संविधान, इसमें संविधान निर्माण के समय कुल 97 विषय थे, 97 विषय थे, जो अब बढ़कर 100 हो गया है ना बाबू, 100 हो गया है। यानी इसमें बताया गया है कि संविधान निर्माण के समय केंद्र सूची में यानी संघ सूची में कितने विषय थे बाबू, 97। कितने विषय थे, 97, जो अब बढ़कर कितना हो गया है, 100। यानी विषय कहने का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहे तो कौन कौन सा विषय है, यानी किस किस क्षेत्र में वो अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है, यानी किस किस क्षेत्र में वो अपना कानून बना सकता है, किस क्षेत्र में इंप्रूवमेंट कर सकता है, उसका खुद का पावर है, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। तो वो केंद्र सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है किसमें, तो 100 विषयों पर, संघ सूची में और 100 विषयों पर। ठीक है, पहले जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय कुल 97 विषय थे, कितना, अब बढ़कर कितना हो गया बाबू, 100। तो ये आए दिन हमेशा पेपर में पूछता है कि संघ सूची में कुल विषयों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 100, और संविधान निर्माण के समय कितनी थी, 97। कोई दिक्कत है, इस पर कानून कौन बना सकता है, यानी संघ सूची पर किसका नियंत्रण होता है बाबू, केंद्र सरकार का, यानी केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकता है। ठीक है, नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार का। अगला बाबू दूसरा है राज्य सूची, कौन सा बाबू, राज्य सूची। ठीक है, कौन सा, अच्छा जैसे में देखिए, जैसे में बात करें तो रेलवे कौन सा है बाबू, केंद्र सरकार। और बताइए, बहुत बढ़िया, सुरक्षा। और बताइए, देखिए संचार हो गया, डाक हो गया बाबू, ये सब डाक व्यवस्था। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पूछता है ना, तो देखिए जनगणना कहेगा तो संघ सूची, जनगणना कहेगा तो संघ सूची, या जनसंख्या कहेगा तो समवर्ती सूची। ये सर मामला ही है ना कि दोनों में हम भुला जाते हैं, बार बार सर भुला जाते हैं। इसका कुछ दवाई बताइए ना, तो इसका चला एक ही इलाज है, ध्यान से सुनना, कि जनगणना करवाता है कौन, केंद्र सरकार। जनगणना कौन करवाता है, केंद्र सरकार। लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही करेगा। समझ में आ रहा है ना, यानी केंद्र और राज्य दोनों के मिलने से ही जनसंख्या पर काबू पाया जा सकता है। अकेले नीतीश कुमार चाहेंगे तो काबू नहीं होगा, वो अपना बिहारी के ना कंट्रोल करेंगे। अगर वहीं केंद्र सरकार कोई योजना ला देती है, उसमें राज्य सरकार सहयोग कर देती है, तो दोनों के मिलने से जो योजना जितना ताकतवर होता है ना, उसका जवाब ही नहीं है, यानी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यानी नियंत्रण करना होगा जनसंख्या पर। अब मान लीजिए मेघालय लाया कि वहां एक फैमिली एक बच्चा होना चाहिए, या 1 से 2 बच्चा होना चाहिए। आयोग राज्य कर दिया कि 1 से 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी कहाँ थे हम, क्या बोल रहे थे, जनसंख्या। यानी कोई राज्य अगर 3 बच्चा पैदा करने के लिए बोल दिया, कोनो राज्य कह दिया कि जितना मन उतना, तो कंट्रोल होगा एक राज्य से। तो इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के मिलने से ही जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। इसलिए जनसंख्या कौन अनुसूची के तहत, तो समवर्ती अनुसूची के तहत, समवर्ती सूची के तहत अनुसूची, तो 7वीं। ठीक है, यानी रेलवे सुरक्षा, डाक व्यवस्था, जनगणना, बहुत VVI है। और क्या सर, तो विदेश नीति हो जाएगा। कौन नीति, विदेश नीति। और कौन सा सर, नागरिकता हो जाएगा, नागरिकता, बहुत सुंदर, इत्यादि। कौन आदि, इत्यादि। ठीक है, इति धन आदि। ठीक दोस्त, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें देखिए जनगणना बहुत बार पूछा है, विदेश नीति, ठीक है, नागरिकता, ये सब बहुत VVI। देखिए, और दूसरा कौन सा है बाबू, तो राज्य सूची। कौन सा, राज्य सूची। राज्य सूची में
बताओ बाबू कि राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती हैं। राज्य सरकार कानून बना सकती है। यानी इसमें कौन सा सरकार कानून बना सकती है बाबू? राज्य सरकार। यानी राज्य सूची में बाबू इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक। और क्या सर? तो संविधान निर्माण के समय कुल कितने थे? संविधान निर्माण के समय कुल कितने विषय थे? कुल 66 विषय थे। कितने बाबू? कुल 66 विषय थे, जो वर्तमान में घट कर कितना हो गया बाबू? 61। घट कर 61 हो गया है। ठीक, 61 हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि संविधान निर्माण के समय 66 कुल विषय था। किसमें? राज्य सूची में। राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी थी? 66 थी। अब क्या हो गया बाबू कि वर्तमान में घट कर यह 61 हो गया, यानी 5 घट गया। आई 5 घटा तो कहाँ गया सर? समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। कोई दिक्कत? जैसे सर एक लड़का पूछा कि जैसे सर इसमें बताइए ना कि राज्य सरकार किस किस पर देख बाबू टोटल 61 विषय पर वर्तमान में कानून बना सकते हैं। कौन कौन सर? तो जेल हो गया। कौन सा? जेल हो गया। और कौन सा हो गया बाबू? पुलिस हो गया। पुलिस की नियुक्ति होता है ना, बिहार पुलिस। ठीक है, जेल, पुलिस। और कौन सा? जन स्वास्थ्य। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन। और हो गया कृषि कार्य, कृषि इत्यादि। ठीक है, कौन सा? सब है। जेल, पुलिस, जन स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, कृषि इत्यादि किस में आता है बाबू? तो राज्य सूची में। किस में? राज्य सूची में। ठीक। अगला है थर्ड बाबू, कौन सा? समवर्ती सूची। थर्ड कौन सा है? समवर्ती सूची। इसमें बात करें, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। दोनों मिलकर कानून बनाती है। नहीं बाबू, यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करती है? कानून बनाती है। और सर इसमें कुल विषयों की संख्या, इसमें संविधान निर्माण के समय कुल कितने विषय थे? 47 विषय थे, जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया बाबू? तो 47 और 5 देखिए राज्य सूची से घटा था ना 5 गो, अब समवर्ती सूची में जुट गया। समवर्ती सूची में जुट गया, नहीं पहले था 47 और 47 में 5 घटा है तो इसमें 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 47 5 52। यानी 47 प्लस 5 बराबर कुल कितने विषय हो गए बाबू? 52। कोई दिक्कत है? यानी इसमें कुल कितने विषय? तो वर्तमान में बढ़कर 47 प्लस 5 52 विषय हो गए हैं। 52 विषय हो गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कहां से 5 बढ़ा? तो राज्य सूची से 5 घटा था, यानी 66 था, अब हो गया 61। इसमें क्या हो गया? 47 था, तो 47 में 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 52। यानी वर्तमान में अगर कह देगा कि समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या 52 है। कितना है? 52 है। नोट डाउन कीजिए इतना। चलिए दोस्त देखिए, समवर्ती सूची के जैसे में बात किया जाए कि समवर्ती सूची के जैसे में क्या होगा सर? जैसे में बाबू
तो देखिए शिक्षा पहला नंबर, पेपर के खोपड़ी में क बार छेद किया है, शिक्षा। जनसंख्या, कौन सा, जनसंख्या, ये तो आतना बार दोनों है ना दोस्त, एकदम VVI में इसको रखिएगा। यह हमेशा की जनसंख्या किस सूची के तहत आता है, ऐसे सवाल पूछता है। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के तहत विषय आते हैं। समझ में आ गया ना, यह जनसंख्या किस सूची के तहत आता है, समझ में आ रहा है। यह शिक्षा किस सूची के तहत आता है, तो शिक्षा समवर्ती सूची के तहत, जनसंख्या समवर्ती सूची के तहत। और क्या सर, और आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, नियोजन ये सब किसमें, विवाह, विवाह तथा तलाक। मोदी जी तलाक, 3 तलाक लाए, अब बिहार सरकार कहे कि ना ई मानसन मत छोड़सन पत्नी के। समझ में आ गई ना, विवाह तथा तलाक। और क्या बाबू, बिजली सबसे जरूरी है, बिजली, कौन है, बिजली, समाचार पत्र, ये सब हमेशा पेपर में पूछा करता है। ठीक, श्रम, श्रम, वन, श्रम अगर कह देगा, श्रम के केवल श्रम लिखा है ना, श्रमिक श्रम, ठीक है। श्रमिक संघ के अगर बात करें तो किसमें, अगर कृषि बात करें, केवल कृषि यानी श्रम, तो किसमें, राज्य सूची में। और श्रमिक संघ कहे तो समवर्ती सूची में। और क्या सर, तो समाचार पत्र, समाचार पत्र इत्यादि। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, समाचार पत्र पूछा है, श्रमिक संघ पूछा है, ठीक, समाचार पत्र क्या लिखाइए गया, दोबारा क्या लिखा गया, ठीक है। वन देखिए, एक और भी आई है, वन इत्यादि, ठीक है। ये वन पूछा है कि वन किस सूची के तहत, तो बाबू वन समवर्ती सूची के तहत, श्रमिक संघ, समाचार पत्र। और देखिए बिजली पूछा है, जनसंख्या, शिक्षा। यह इतना बार 4-5 क्वेश्चन पूछा है ना, बार बार पेपर में रिपीट किया है, बार बार पेपर में रिपीट किया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि वन किस सूची के तहत, तो समवर्ती सूची के तहत। एकदम माइंड में रखिएगा, कीप इन योर माइंड ऑलवेज। ठीक, इतना हो गया ना, नोट डाउन कीजिए तो जल्दी। चलिए दोस्त, देखिए एक तो जान गए आप संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक होता है बाबू, जानती हो कौन सा, अवशिष्ट शक्तियां। अगर सर मान लीजिए ऐसा कानून हो जिस पर संघ सरकार बना सकता है, वो तो हो गया संघ सूची में, यानी जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, वह कौन हो गया, संघ सूची। जिस पर राज्य सरकार कानून बना दिया, वो कौन सा हो गया बाबू, तो राज्य सूची। या जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है मिलकर, तो समवर्ती सूची। अब सर जिस पर ऐसा शक्ति जिस पर कोई कानून नहीं बना सकता है, न केंद्र न राज्य, यानी जिसका कोई में उल्लेख ना हो, यानी ऐसा विषय सर जिसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, किसका सर, तो उस सब्जेक्ट का उल्लेख ना तो केंद्र सरकार में, न राज्य सरकार में, न ही समवर्ती सूची में, यानी नहीं राज्य सूची में, न ही संघ सूची में, न ही समवर्ती सूची में, तब सर वह कहलाता है अवशिष्ट शक्तियां। कौन सा, अवशिष्ट शक्तियां। तो देखिए अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248 के तहत, 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां, कौन बाबू, अवशिष्ट, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होता है, केंद्र के पास है या निहित होता है, बात एक है, केंद्र के पास है। अब अवशिष्ट शक्ति कहे का मतलब सर, जिस विषय का जिक्र न तो संघ में किया गया है, न राज्य में किया गया है, न ही समवर्ती सूची में किया गया है, वैसा सब्जेक्ट आ गया अगर, तब कौन है सर, सवाल आएगा ना लड़का के माइंड में, हो कि मान लीजिए सर कि न संघ में उसका चर्चा है, न राज्य में सूची में चर्चा है, न ही समवर्ती सूची में चर्चा है, तब सर क्या होगा, तब देखिए अवशिष्ट शक्ति उसको कहेंगे, कौन सा, अवशिष्ट शक्ति। और अवशिष्ट शक्ति के तहत 248 के तहत अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत, या पेपर में कई बार पूछा है कि अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 248 है। किसके पास है ताकत, तो केंद्र के पास है, यानी केंद्र सरकार चाहेगा तो उसको कानून के दायरे में अपना उस पर कानून, उस विषय पर कानून बना सकता है, कौन सा, केंद्र सरकार। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची, कौन सा, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची की बात करें, अनुसूची। अब 8वीं अनुसूची में सर क्या है, तो इसमें भारत के
भारत के 22 भाषाओं 22 भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। नहीं बाबू, 22 भाषाओं का उल्लेख है। या बहुत जगह का होता है कि डायरेक्ट लड़का रटा रहता है कि इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक। अब वर्तमान में सर कितने भाषा है? कुल 22 है। लेकिन संविधान निर्माण के समय कितने थे भाषा? 14। कितने? संविधान निर्माण के समय 14 भाषाओं का ठीक उल्लेख था। 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में कितना है बाबू? 22 है। वर्तमान में 22 है। यानी संविधान निर्माण के समय बात करें कि कुल कितने विषय थे बाबू? तो संविधान निर्माण के समय कितने भाषाओं का उल्लेख था? तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में कितने भारत में भाषाओं का उल्लेख है? 22। किस में? तो संविधान में। किस में बाबू? संविधान में। अच्छा सर, यहां तक तो हो गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का। अब सर जो 14 से 14 6 कितना होता है? 14 8 22 होता है ना। 14 8 गो भाषा बाद में जुड़ा होगा तब ना। ध्यान से सुनिए, जैसे संविधान निर्माण के समय बाबू 14 भाषा था ना बाबू, अभी कितना हो गया है? 22। यानी 8 गो भाषा जुड़ा ना, बाद में 8 भाषा को जोड़ा गया। अब 8 भाषा में से कौन और कब कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, एक एक पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। देखिए ध्यान से, 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को, किस भाषा को बबुआ? सिंधी भाषा को भारत के संविधान में जोड़ा गया। संविधान में जोड़ा गया। अब सर ये तो हो गया सिंधी भाषा। इससे और कैसे सवाल पूछता है कि भाषा, पहली भाषा कौन सी थी जिसको संविधान सभा में जोड़ा गया? तो वह कौन सा था? तो सिंधी। वह कौन सा पहली भाषा था जिसको संविधान सभा में जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा। कौन बाबू? सिंधी भाषा। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। कब सर? तो 1967 में। कब? 1967 में। कोई दिक्कत है? तो इतना तनी फ्रेश नोट डाउन कर लो तो बाबू। आइए दोस्त, देखिए अब 71वां संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन ये सर कब हुआ था? तो 1992 में। कब बाबू? संशोधन कब हुआ था? 1992। अब 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। इसके तहत 1992 के अनुसार तहत ध्यान से देखिएगा, तहत क्या होता है? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत तीन भाषाओं कौन कौन सर? तो नेपाली, कौन? नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी, कमनपुरी, मणिपुरी, 3 भाषाओं नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी को संविधान में शामिल किया गया। संविधान में शामिल किया गया। संविधान में शामिल किया गया। अब संविधान में सर शामिल किया गया ना, तो इसका ट्रिक क्या है सर? तो नमक। ट्रिक क्या है बाबू? तो न म क नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी। अच्छा सर, क से कोकड़ी, तो नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी 3 भाषाओं को किसमें तो जोड़ा गया? किसमें बाबू हमार? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखिए कौन कौन सा बाबू। अब देखिए हम लोग 4 भाषा को जोड़ दिए ना। कौन कौन सा? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। 4 भाषा जोड़ दिए ना।
अब देखिए 4 को और जोड़ना है ना बाबू। अब देखिएगा 92वां संविधान संशोधन, कौन संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन। संशोधन कब हुआ था सर? तो 2003। 2003 92वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार तहत या अनुसार, ठीक है, के तहत क्या हुआ था कि 4 भाषाओं को, 4 भाषाओं कौन कौन बाबू? तब बोडो, डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी, संथाली, और अगला बताइए कौन सा? मैथिली रे बाबू, मैथिली भाषाओं को, इतना को संविधान में जोड़ा गया। यानी कौन सा बाबू? तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। इसके अनुसार क्या हुआ था? 4 भाषाओं, कौन कौन सा? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। किसमें? संविधान सभा में। 9वीं लास्ट भाषा कौन है? मैथिली। अंतिम भाषा कौन है बाबू? 22वां भाषा मैथिली। कौन है? मैथिली। कोई दिक्कत है? को संविधान सभा में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? संविधान में जोड़ा गया। अच्छा सर, इसका ट्रिक क्या है सर याद करने का? हम चारों भाषा को जानते हैं सर, बार बार भूल जाते हैं। तो देख बाबू, आज से नहीं भूलेंगे। BDSM, बो से बोडो, बी से बोडो, डी से डोगरी, ठीक है, एस से संथाली, कौन थाली? संथाली, एम से मैथिली। BDSM, ये 4 भाषाओं को क्या किया गया दोस्त? 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। नोट डाउन कर लीजिए। अनुसूची 8, अनुसूची 9 ना, यानी 9वीं अनुसूची ना बाबू, 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है बाबू? इसमें राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण, क्या चीज? संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख है, ठीक। इसमें इससे संबंधित विषयों पर, संबंधित विषयों पर बनाए गए कानून को न्यायालय में, किसमें बाबू? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी इसमें जो भी कानून बनेगा ना बचवा, तो उसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं कि ये क्यों ऐसा किया गया, ठीक है। अधिग्रहण, ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण का, यानी राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के क्या अर्थ हुआ बाबू? राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के क्या अर्थ हुआ बताइए? जिसके पास ज्यादा जमीन रहेगा, हाँ, यानी कोई भी राज्य क्षेत्र या जिसके पास जितना भी भूमि है, या भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण का केस हो गया कि उसके पास जितना है, ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख है कि वो उतना उसका रहेगा बरकरार, ठीक है। अच्छा सर, इससे संबंधित विषयों पर बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है कि उसके पास क्यों इतना है, कैसे इतना है, आप उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। किसमें? न्यायालय में। किसमें बाबू? न्यायालय में। अच्छा सर, 10वीं अनुसूची में क्या जिक्र है? तो 10 बहाने करके ले गया दिल। 10वीं अनुसूची कौन सा बाबू? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है बाबू? तो देखिएगा, इसमें दल बदल का उल्लेख है।
दल बदल का उल्लेख है बाबूआ। किसमें? तो 10वीं अनुसूची में। ये क्या है सर दल बदल? मामला जैसे नहीं होता है कि एक राजनीतिक पार्टी का में क्या हुआ ना कि कोई कांग्रेस का सदस्य था, वो जीतने के बाद चल गया बीजेपी में, या बीजेपी के था भाग करा गया किसमें? कांग्रेस में। तो यही दल बदल नियम पारित हुआ था कब? तो देखिए 52वां संविधान संशोधन। कौन बाबू? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन। चलिए देख 52वां संविधान संशोधन इसमें, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन क्या हुआ था कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था बाबू? 1985। 1985 द्वारा दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम पारित हुआ था। कौन अधिनियम बाबू? दल बदल अधिनियम पारित हुआ था कब? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। तो यह आए दिन पेपर में हमेशा पूछता है दोस्त कि किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल अधिनियम पारित हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन। कौन? 52वां संविधान संशोधन कब बाबू? 1985 में। कब? 1985 में, ठीक। और ये तो समझ गए। दल बदल का अर्थ बता दिए कि कोई कांग्रेस का है बीजेपी में चल गया, बीजेपी का है कांग्रेस में चल गया, तो उसको क्या कहते हैं? दल बदल, यानी एक दल से दूसरे में बदल कर वो चला गया, ठीक है। और सर इसमें तो इतना ही उल्लेख है 10वीं अनुसूची में, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्त अब देखिए कौन सा? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची क्या था बाबू? अनुसूची तो यह क्या है कि यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ना, हो संबंधित है। यानी यह किससे बाबू संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कौन सा अनुसूची? 11वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें कुल 29 विषय है। कितना विषय बाबू? इसमें कुल 29 विषय है। इसमें कुल 29 विषय है, यानी पंचायती राज से संबंधित कितने बाबू? इसमें कुल 29 विषय है। विषय 2 बार हो गया, विषय है। और क्या सर? तो 73वां संविधान संशोधन कि 71वां? कौन सा संविधान संशोधन? 73वां ना। 73वां संविधान संशोधन 1993 कि 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन लागू हुआ 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को 1993 में, कब बाबू? 1993 में लागू किया गया। बात समझ में आ गया? जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? कौन बता देगा? 1 अप्रैल 2010। पूरा बोलो यहाँ पर आंसर। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। उसी तरह से कौन सा? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम यह लागू कब हुआ बाबू? तो 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? 1993 में। कोई दिक्कत है? नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्त अब बढ़ते हैं 12वीं अनुसूची की ओर। किस ओर? 12वीं अनुसूची की ओर, ठीक। अनुसूची की ओर 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है बाबू? तो इसमें नगर पालिका जो नहीं कहते हैं आप, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इसका उल्लेख है। उल्लेख है। इसमें कितने विषय बाबू? 18 विषय। इसमें 18 विषयों का उल्लेख है। कितने? 18 विषयों का उल्लेख है। हमेशा पेपर में आता है बाबू। कैसे? तो बताइए सर, बताइए। हमेशा पेपर में पूछता है कि बताइए 12वीं अनुसूची में कितने विषयों का जिक्र किया गया है? तो 18 विषयों का। कितने बाबू? 18 विषयों का उल्लेख है।
अच्छा सर, यह कब से 12वीं अनुसूची कब लागू हुआ? तो कौन सा बाबू? 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। संशोधन अधिनियम। अधिनियम कब? 1992 द्वारा किसमें बाबू? तो 1992 द्वारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में क्या किया गया? संविधान में जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया। अरे कौन सा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा, या संविधान में जोड़ा गया संवैधानिक दर्जा। अरे संवैधानिक दर्जा चल ही नहीं रहा है। संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया कब? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसे बाबू? तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को। कोई दिक्कत है? और क्या सर? 1992 द्वारा इसको लागू कब किया गया? इसको 1993 में। कब बाबू? 1993 में लागू किया गया। इतना ही में पूरा अनुसूची ख़त्म है। दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ज़रूर एक लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के पास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।